बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज की चर्चा का विषय है रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे प्राय आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। ऐसा कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों के आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका उस कालखंड के आचार्य कवियों में पूर्णतः अभाव देखा गया था। नंबर 2, काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हिंदी रीति ग्रंथों में कहीं भी परिलक्षित नहीं हुआ है। नंबर 3, इन रीति ग्रंथकारों का मुख्य उद्देश्य कविता करना था, शास्त्र विवेचन नहीं। अतः कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त थे। अगला बिंदु है काव्यांगों के सुव्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवेचन के लिए सुविकसित गद्य का होना अनिवार्य है, किंतु उस समय तक गद्य का विकास न हो सकने के कारण पद्य में ही विवेचन होता था जो अपर्याप्त था। परिणामतः विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो सका। अगला बिंदु है एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर वे उसके उदाहरण देने में प्रवृत्त हो जाते थे। परिणामतः अलंकार आदि के स्वरूप का ठीक ठाक बोध नहीं होता था। कहीं कहीं तो उदाहरण भी गलत दिए गए हैं। अध्ययन करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है। अलंकारों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है। काव्यांगों के लक्षण विशेषतः अलंकारों के लक्षण भ्रममूलक, अपर्याप्त और अस्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन्होंने केवल श्रृंगार रस के विवेचन में ही रुचि ली, अन्य रसों की प्राय उपेक्षा की गई। इस प्रकार इनका रीति विवेचन एकांगी, एक पक्षीय और अधूरा है। शब्द शक्तियों एवं दृश्य काव्य का विवेचन भी इन लक्षण ग्रंथों में बहुत कम है। भिखारीदास एवं प्रताप शाही ने शब्द शक्तियों का जो थोड़ा बहुत विवेचन किया है उसमें भी विसंगति दिखाई देती है। हिंदी के इन रीति ग्रंथकारों में मौलिक दृष्टि का पूर्णतः अभाव है। संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर इन्होंने अपने रीति ग्रंथों का निर्माण किया। हिंदी के अधिकतर अलंकार ग्रंथ जैसे चंद्रालोक, कुवलयानंद के आधार पर निर्मित हुए। परिणामतः किसी नए सिद्धांत या वाद की स्थापना हिंदी के लक्षण ग्रंथकार नहीं कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का अभाव था। हिंदी के इन रीति ग्रंथकारों का ज्ञान अपरिपक्व था। वे स्वयं अधूरे एवं अधकचरे ज्ञान के आधार पर काव्यांग निरूपण कर रहे थे, अतः विश्लेषण में अस्पष्टता आने स्वाभाविक थी। ये लक्षण ग्रंथकार काव्य मर्मज्ञ तो थे, पर विवेचन के लिए अपेक्षित कुशाग्र बुद्धि एवं चिंतन मनन का अभाव होने से वे किसी मौलिक उद्भावना का सूत्रपात नहीं कर सके। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके।
किसी एक ऐसे आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीतकाल में अभाव है। इस प्रकार हिंदी ग्रंथकारों द्वारा काव्य शास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो सका। इन लक्षण ग्रंथकारों का मूल उद्देश्य काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र से परिचित कराना तथा अपने पांडित्य का सिक्का जमाना था। उनके समझ काव्य शास्त्र की कोई गंभीर समस्या नहीं थी जिसका समाधान करने का वे प्रयास करते। दरबारी परिवेश में तत्कालीन लोग की रुचि गंभीर विषयों की मीमांसा की ओर उतनी नहीं थी जितनी रसिकता की ओर थी। अतः इन कवियों ने काव्यांगों का सतही विवेचन किया है। भिखारी दास एवं केशव दास के अलंकार विवेचन एवं वर्गीकरण में अनेक त्रुटियां देखी जा सकती हैं। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि संस्कृत में अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही थी उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं दिखाई जाती। शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कम कवियों को इष्ट थी। वे तो लक्षणों को कविता करने का बहाना भर समझते थे। वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे में अंतर्भुक्त हो जाता है या नहीं। ऐसे शब्द डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। रीति ग्रंथकारों में नायिका भेद पर अत्यंत व्यापक एवं विशद विवेचन करते हुए अनेक ग्रंथ वात्स्यायन के कामसूत्र को आधार बनाकर लिखे। इसी के अंतर्गत श्रृंगार का भी पर्याप्त विवेचन हुआ। संस्कृत काव्य शास्त्र में सूत्र, कारिका एवं टीका की जो पद्धति प्रचलित थी उसका आधार इन रीति ग्रंथकारों ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वे विषय का स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं हुए। रीतिकाल के इन लक्षण ग्रंथकारों में रस की दृष्टि से हम देखते हैं तो श्रृंगार की प्रधानता है, जो कि विलासी राजाओं एवं दरबारियों को श्रृंगार रस से लबालब भरे हुए चस्कों के साथ साथ काव्य की सरसता का पान भी करा सके। भले ही हम इन्हें आचार्य न माने, किंतु हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले ये सैकड़ों कवि शुद्ध रूप से आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों की 3 कोटियां निर्धारित की हैं। नंबर 1, उद्भावक आचार्य। उद्भावक आचार्य उन्हें कहा जाता था जो किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करे। नंबर 2, व्याख्याता आचार्य। वस्तुतः व्याख्याता आचार्य उसे कहा गया जो स्थापित मत की व्याख्या करे। और नंबर 3, कवि शिक्षक आचार्य, अर्थात जो काव्य शास्त्र को सरस रूप में अवतरित करे। निश्चय ही ये रीति ग्रंथकार प्रथम वर्ग के आचार्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। वे द्वितीय वर्ग में आने वाले व्याख्याता आचार्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्थापित मत की व्याख्या करने में भी कोई काम नहीं किया। वस्तुतः वे तृतीय वर्ग के आचार्य माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्य शास्त्र की परंपरा को सरस रूप में हिंदी में अवतरित करने का सराहनीय कार्य अवश्य किया है। धन्यवाद।